फॉरवर्ड शिफ्टिंग ये क्या होती है? आओ, तो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ ऐसे डंडी खींच दीजिएगा। कैसे? ऐसे ऐसे कि भाई ये ख़त्म हो गया, और ये नोट में लिख देना एक्स्ट्रा, है ना, कि हम समझने के लिए कर रहे हैं, हमारे कोर्स कंटेंट में नहीं है। और जब पूरा लिख लेना तो ऐसे फिर ऐसे डंडी भी खींच देना, ऐसे ये कि हमने इसको बंद कर दिया, है ना। तो जो भी कहानी होगी वो इतने में आ जाएगी। मेरी बात समझ गए कैसे काम करना है आपको? हेलो? क्योंकि नोट एक्चुअली आपके 10th में कोई बोर्ड में कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है। चर्चा कर सकता हूँ नोट की, लिखने का तरीका मिल गया? हेलो? चलो चलो बेटा, अब नोट में डालना क्या है? नोट में डालेंगे बच्चों हम लोग ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अब बच्चों ये एक्चुअली आपको याद भी ना रहे, मुझे बहुत दिक्कत नहीं है सब नाम, ये सब 11वीं में ही मदद करेगा आपकी, पर एक कॉमन सेंस आपको ज़रूर दे देता हूँ क्योंकि अच्छा कॉमन सेंस है। देखो, इनर्शिया क्या होता है बेटा? इनर्शिया होता है कि अगर आप जैसे ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन अगर रेस्ट में है, और अगर आप ट्रेन में खड़े हो या बैठे हो, तो जैसे ही ट्रेन मूव करना चालू करती है बच्चों, आप एक झटका मारते हो। किस तरफ? पीछे की तरफ। ऐसा मैं ऑब्जर्व किया आपने? यस सर। पता है ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारी प्रकृति हमें कहती है कि अपने पे होने वाले चेंज को अपोज करो। हमें भी हमारी भी लाइफ में 24 घंटे में जो हमारी रूटीन होती है, हल्का सा वो बदलती है ना, हमको बड़ी चिढ़ मचती है। एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी भी हमारे बहुत बेसिक इंस्टीट्यूशनल मैटर से बनी है। कैसे सर? थोड़ा सा बताओ। देखो बेटा, अगर ट्रेन रुकी है तो तुम ट्रेन में हो, तो तुम्हारी स्थिति है तुमको रेस्ट में रहना है, तुम चेंज अपोज करोगे। जैसे ट्रेन का इंजन चालू हुआ, वो तो डीजल या बिजली लगी तो इंजन चला तो ट्रेन आगे बढ़ी, लेकिन तुम्हारे अंदर इंजन थोड़ी लगा है। तुम कायदे से ट्रेन आगे बढ़ गई, तुम कहोगे नहीं नहीं, मतलब तुम चाहोगे नहीं, लेकिन तुम्हारा शरीर ऐसा कहेगा क्या कि नहीं नहीं मैं तो रेस्ट पे ही रहूँगा। तो अगर ट्रेन जा रही है और तुमको ज़बरदस्ती रेस्ट में ही रहना है, तो अपोज करने के लिए तुम क्या करोगे? ट्रेन तो तुमसे कह रही है आगे चलो, लेकिन तुम्हारा शरीर तुमको अपोज करने के लिए क्या कहेगा? नहीं मैं पीछे आऊँगा। तो एक झटका पीछे मारता है। हेलो? यस सर। होने वाला चेंज क्या है? होने वाला चेंज क्या है? ट्रेन आगे जा रही है। ट्रेन कहाँ जा रही है? आगे। लेकिन तुम अपोज करने के लिए तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे। हेलो? हेलो? यस सर। केस टू, अब मान लो फर्ज करो ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, ट्रेन मूविंग है सामने की तरफ, तुम ट्रेन में हो, तो अब तुम्हारा शरीर के लिए यूजुअल चीज़ क्या हो गई है? तुमको भी चलना है, लेकिन अब तुम किस मोशन में हो? इनर्शिया ऑफ मोशन में हो। अब तुमको क्या करना है? अब तुमको भी चलना है, तुमको रुकना नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन का, जैसे ट्रेन ने ब्रेक लगाए, उसने तो अपनी हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा लगाया हुआ है, तो उस सिस्टम ने तो ट्रेन ने ब्रेक लगा दिए, ट्रेन तो रुक गई, लेकिन तुम्हारा शरीर अपोज करने के लिए क्या करेगा? क्या करे? ट्रेन रुक रही है, मैं क्यों रुकूँ, मैं तो आगे बढ़ूंगा। तो तुम आगे की तरफ झटका मारोगे। ऐसा ऑब्जर्व किया कभी? यस सर। बेटा ये बहुत आपका बेसिक इंस्टिंक्ट्स है जो आप चाह के नहीं करते हो, बल्कि आप अगर इस चीज़ को रोकना चाहो ना तो भी होता है आपसे, बिकॉज दिस इज़ फिजिकल इनर्शिया। ये हमारे शरीर में, हमारी प्रवृत्ति में फिजिकली मौजूद है। और ये हमारी प्रवृत्ति में आया कैसे है? सर हम बने एटम से हैं, तो सर अगर कभी भी एटम का रिएक्शन होगा तो ये प्रवृत्ति उनमें भी होगी क्या? हाँ बेटा होती है। जैसे जैसे बेटा, जैसे ये बॉल है, इसको अगर बॉल यहाँ है तो बोलोगे ना बेटा ये फिजिकली इक्विलिब्रियम में है बॉल। हेलो? हेलो? अगर अगर ये बॉल बेटा यहाँ रख गई और मैंने यहाँ इसको छोड़ा टाइम t इक्वल टू 0 पे, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ बॉल कहाँ जाएगी, तो आपका जवाब क्या होगा? फॉरवर्ड होगा ना जवाब। आपके लिए तो कॉमन सेंस है बात। हेलो? हेलो? यस। अगर एक दूसरी स्थिति में बॉल यहाँ पड़ी है और मैंने t इक्वल टू 0 में बॉल यहाँ पे छोड़ी, तो बॉल कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। हेलो? ये भी कॉमन सेंस है। हेलो? हेलो? यस सर।
ये कॉमन सेंस ये कॉमन सेंस पता है क्यों है? ये कॉमन सेंस इसलिए क्योंकि आपको फिजिकली दिख रहा है, क्योंकि हमको फिजिकली दिख रहा है बेटा। एक केमिकल रिएक्शन आंखों से नहीं दिखता, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन भी एक फिजिकल प्रोसेस की तरह कहाँ जाने की ओर अग्रसित रहता है? वो भी क्या अटेन करना चाहता है? इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी। हेलो हेलो। Yes, sir. तो बेटा कभी भी कोई रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदलता है ना बेटा, तो ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। एक्चुअली जैसे प्रोडक्ट बनता है वो भी वापस रिएक्टेंट बनने लगता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉल। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट की बॉल थी, रिएक्टेंट की बॉल मैंने छोड़ी, वो कहाँ जाके रुकेगी बेटा? यहाँ पे। हेलो। वैसे बॉल अगर मान लो मैं प्रोडक्ट बना के बॉल छोड़ा पी बना के, तो वो कहाँ जाके रुकेगा? यहाँ। चाहे मैं आर से शुरू करूँ चाहे पी से शुरू करूँ, रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जाती बेटा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक जाती है। हेलो। मतलब किसी भी टाइम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रिएक्टेंट मान लो अगर 80 रुपये है तो प्रोडक्ट भी 20 रुपये होगा, ये नहीं कि जीरो होगा दोनों। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लेते हैं दो सॉल्ट सोल्यूशन है, जैसे कि एक सॉल्ट सोल्यूशन है BaCl2 और एक सॉल्ट सोल्यूशन है मान लेते हैं Na2SO4, ठीक है। अब ये भी सॉल्ट सोल्यूशन एक्वस है, ये भी सॉल्ट सोल्यूशन एक्वस है। ये क्या बनाते हैं बेटा साथ में? ये बनाते हैं बेरियम सल्फेट, लेकिन ये सॉलिड है, और साथ में बनता है टॉइस ऑफ NaCl, ये एक्वस है। अब देखना बेटा, कायदे से रिएक्शन में ये एक और ये दो सॉल्ट सोल्यूशन थे और ये प्रोडक्ट बन रहा था। अब रिएक्शन क्या चाहेगा कि उसकी सारी चीज़ें कहाँ पे रहें बेटा? रिएक्शन मिक्सचर में रहे, पानी में घुल ही रहे। हेलो। और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आके रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब कुछ ऐसी स्थिति। अब आपको बॉल तो दिख जाती है लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं दिखता। केमिकल रिएक्शन भी लेकिन एक्चुअली एक इक्विलिब्रियम भी स्थिति में आके रुक जाता है। अच्छा, अब बेटा अगर इस रिएक्शन से मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, प्रोडक्ट में निकाल कैसे रहा हूँ? प्रोडक्ट खुद सॉलिड के रूप में निकल रहा है, तो कायदे से रिएक्शन को लगेगा कि उसका कंसंट्रेशन सोल्यूशन से, लिक्विड सोल्यूशन से घट रहा है। तो लिक्विड सोल्यूशन से अगर उसका कंसंट्रेशन घटेगा तो वो घटने का अपोज करेगा, क्योंकि ये तो इनर्शिया हमारा प्रवृत्ति है। वो अपोज कर बेटा, अगर कोई चीज़ घट रही है तो उसको अपोज तुम कैसे करोगे? और बना के। हेलो हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. इसीलिए बोल रहे हैं BaCl2 और ये और फॉरवर्ड शिफ्ट होंगे और बेरियम सल्फेट बनेगा। इसलिए जो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्टिंग की बात है ना, वो इसीलिए। हेलो। अब एक बार इंग्लिश पढ़ दो। जो बच्चा डाउट पूछा वही इंग्लिश पढ़े, उस वो वाली जो पढ़े आपने अभी पढ़ो। Yes, sir. When two soluble salt solution react with each other, the equilibrium is shifted towards forward direction only if one of the produced salt is insoluble. That is, it forms a precipitate. Any reaction that produces a precipitate, it is also called a precipitation reaction. अच्छा, मतलब सर, Molecule हाँ मतलब सर, मतलब बेटा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आके रुक जाती, पूरी प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन क्योंकि बेरियम सल्फेट सॉलिड के रूप में निकल रहा है तो ये पूरा रिएक्ट करके NaCl बना देगा। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन से सॉल्ट को हटाता जाएगा, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कहेगा कि अरे ये प्रोडक्ट घट रहा है, और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ के चक्कर में ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ऐसे रिएक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो केवल प्रोडक्ट मिलेगा आपको रिएक्शन होने के बाद, ये खत्म हो जाएगा। हेलो हेलो। On the surface of certain metal, like iron, is termed as rusting of iron. Rusting is basically the effect caused due to excessive oxidation on metallic surface in presence of O2, moisture, and acid, etc. When metal is attacked by such substances, it is said to be corrode. ठीक है, चलो बच्चों, पॉइंट नंबर 1 में बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से उसी पॉइंट में पूरा करेंगे बेटा बात को। लिखेंगे द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर
and the green coating on copper are other examples of corrosion. मतलब करोजन में ऐसा नहीं है कि केवल लोहा ही पे जंग लगती है, बाकी मेटल्स पे भी करोजन होता है. क्यों? क्योंकि करोजन है क्या सर? करोजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन तो मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ लगभग सब रिएक्ट करते हैं. हाँ, जब लोहा रिएक्ट करता है तो वो केमिकली क्या स्वरूप ले लेता है? रस्ट का. वैसे ही कॉपर के ऊपर जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कैसा स्वरूप ले लेता है बेटा? ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है. वैसे चांदी यानी कि सिल्वर के ऊपर जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कैसा हो जाता है बेटा? वो ब्लैक, काला पड़ जाता है. हेलो हेलो, पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे करोजन में. ऑफ करोजन, कोरोजन की दिक्कत, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बुराइयां क्या क्या हैं, क्या नुकसान होते हैं. लिखेंगे कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज़, क्योंकि कार बॉडीज़ जनरली मेटल की होती है, लोहे की होती है. ब्रिजेस, ब्रिज में सरिया डलता है. आयरन रेलिंग्स, ऑब्वियसली आयरन है, लोहा. शिप्स एंड स्पेशली टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेटल. मतलब बेसिकली मेटल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो जो भी स्वरूप केमिकली लेता है मेटल ऑक्साइड, तो वो मेटल को ख़राब कर देता है, क्योंकि मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है. हम भी जो हमारे भी चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं बेटा, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ ऑक्सीडेशन. हालांकि इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. आदमी के चेहरे में झुर्रियाँ 50 साल, 40, 45, 50, 55 साल के बाद आती हैं. वैसे 40 साल बाद आती हैं. तो क्यों आती हैं? क्योंकि धीरे धीरे उसका कायदे से, हम तो मेटल नहीं है, हम तो कार्बन के बने, लेकिन हम भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करते हैं. तो हम तो फिर भी कार्बन है, कम रिएक्टिव है. मेटल तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. जब वो हम ऑक्सीडाइज कर जाते हैं 40 साल में, तो कार्बन भी करता ही, तो मेटल तो और तेज़ी से करेगा. और मेटल का ऑक्सीडेशन इज टेक्निकली टर्म्ड एज करोजन. हेलो, थोड़ा सा पॉइंट क्रमांक 3 में भी बच्चों हम लोग लिख रहे हैं, पर आप लोग लिख देना. ये बोर्ड्स में इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी जानो, ज़रूरी है. पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे बच्चों, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग करोजन ऑफ आयरन. एनटीएससी के हिसाब से तो ज़रूरी है, तो पता भी होना चाहिए. अब क्या क्या रिएक्शन होते हैं सर? हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, पर प्रिसाइसली कैसा ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है जिससे लोहे में जंग लगती है, यानी कि रस्टिंग होती है, यानी कि करोजन होता है. तो सबसे पहला लिखेंगे बच्चों स्टेप 1, इंग्लिश लिखेंगे. जो एटमॉस्फेरिक CO2 गैस होती है ना बच्चों, वो सबसे पहले डिजॉल्व होती है कहाँ पे? ऑन द मॉइस्चर प्रेजेंट ऑन आयरन सरफेस. मतलब सर अगर लोहे की सरफेस यानी कि सतह पे मॉइस्चर यानी कि नमी यानी कि पानी नहीं होगा तो क्या लोहे में जंग नहीं लगेगा? नहीं लगेगा. पर ऐसा संभव ही नहीं है. कहीं भी नमी यानी कि मॉइस्चर तो आ ही जाता है. अच्छा, वो मॉइस्चर करता क्या है? वो मॉइस्चर यानी कि पानी लिक्विड के रूप में CO2, कहाँ क्या है CO2 बेटा? जो नेचर में गैस है, इस CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है और बनाता है बच्चों H2CO3 एक्वस. H2CO3 बेटा एक एसिड है, और आपको शायद पता हो कि कभी भी पानी में कंडक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयंस की. तो एक्चुअली हवा का CO2 पानी के साथ मिलकर H2CO3 बनाता है, जो कि एक एसिड है, और ये आयंस प्रोड्यूस करता है ताकि लोहे के ऊपर का जो पानी है वो कंडक्टिंग हो सके. हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. मैं चाहूँगा मेरी आज की पूरी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं चाहूँगा आज की पूरी क्लास आप लोग रिकॉर्डिंग में फिर से सुनिएगा, ठीक है? अभी कोई प्रिसाइज बात पे दिक्कत हो तो बोल दो बेटा, वरना ये पूरी कहानी तो दोबारा ही सुन लोगे आप लोग. आज की रिकॉर्डिंग फिर से सुनना ही है, मैं डाल दूँगा. यहाँ पे किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ लो. हेलो, तो मोटी मोटी बात मैंने ये कही कि पानी में अगर आप चाहते हो कि बिजली कंडक्ट करे, तो बिजली कंडक्ट करने में पानी की कैपेसिटी तो नहीं होती, आयंस की आवश्यकता होती है. ये आयंस कहाँ से आ रहे हैं? एसिड बन रहा है. कैसे बन रहा है? हवा में जो CO2 है पानी में डिजॉल्व होकर H2CO3 बना रहा है. यहाँ तक लिख लिया सबने? अब ये वाली बात को पूरा कर रहा हूँ बेटा मैं. क्या?
लिखेंगे द एसिड फॉर्म्ड डिसोशिएट्स एज फॉलोज। भाई एसिड आयन बनाएगा तब ना उस एसिड को इतनी क्षमता मिलेगी कि पानी को कंडक्टिंग बना ले। तो H2CO3 एक्वस जो है बच्चों वो क्या बनाता है, टॉइस ऑफ H प्लस एक्वस और CO3 2 माइनस एक्वस। यही वो आयन्स हैं जो लोहे की सतह पे सरफेस पे पानी को कंडक्टिंग बनाते हैं। लिखो तो हाँ बोलो। इक्विलिब्रियम का साइन ये दर्शाता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट भी बदल सकता है। कभी भी कोई प्रोसेस होता कैसे है, बॉल भले रिएक्टेंट साइड से शुरू हो या प्रोडक्ट साइड से शुरू हो, शुरू कहीं से भी हो, वो आके रुकेगी कहाँ, बीच में। बीच में मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी समय पे अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो रिएक्शन के डब्बे में रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी होंगे। हेलो हेलो, यस सर। सर इसे रीड कैसे करेंगे? इसको पढ़ेंगे बेटा H2CO3 aqueous in equilibrium with twice of H plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous। इसको पढ़ते हैं इन इक्विलिब्रियम विथ। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ एग्जिस्ट करता है बेटा। कभी भी कोई रिएक्शन ऐसी नहीं होती कि रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए ना। हाँ, वो डबल डिस्प्लेसमेंट बस एक ऐसी रिएक्शन थी जिसमें पूरा रिएक्टेंट लगभग पूरे प्रोडक्ट बदल गया था, इसलिए वहाँ पे लिखा था रिएक्शन इज शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। सारी नहीं होती। हेलो हेलो, यस सर। चलो हटा दूँ, सबने इतना लिख लिया। यस सर। चलो बच्चों Yes, sir. अब तसल्ली से रिवीजन करेंगे और फिर अब अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बच्चों। मैं